तो आइए एक बार आपका फिर से स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों श्री करनी एकेडमी एंड एडुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका इकोनॉमिक एजुकेटर, मैं आपका इकोनॉमिक टीचर अंकित राठी आज आपको फिर से लिए चलता हूं हमारे मांग के नियम के तीसरे भाग के अंदर में, जहां पे हम ये समझेंगे फिर से कि मांग के नियम में जो मैंने पिछली वीडियो में बात कही थी कि अब हमको क्या समझना है, इसकी मान्यताएं क्या क्या है, इसके लागू होने के कारण क्या क्या है और इस नियम के हमारे पास में अपवाद क्या क्या है। तो इस वीडियो के अंदर में हम ये देखेंगे कि मांग के नियम की जो मान्यताएं हैं और मांग के नियम के लागू होने के जो कारण हैं वो कारण हमारे पास में क्या क्या है। तो चलिए फिर से एक छोटा सा रिकॉल हम कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फिर से आपके पास में मांग की, तो फिर से वही 5 बातें हमारे पास में आ जानी चाहिए। क्या क्या बातें थी हमारे पास में? एक तो थी इच्छा, दूसरा क्या था? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, साधन। फिर तीसरी चीज क्या थी? खर्च करने की तत्परता। क्या थी? खर्च करने की तत्परता। चौथी चीज क्या थी मेरे पास में? मेरे पास में थी निश्चित कीमत। और पांचवी चीज मेरे पास में क्या थी? निश्चित समय। क्या थी मेरे पास में? निश्चित समय। और मैंने यहाँ पे क्या बात किया था कि ये जो कीमत और समय है ये क्या होने चाहिए? निश्चित होने चाहिए। और इन तीनों को मिलाएंगे जब हम मिलाएंगे तब ये क्या बन जाएगी मेरे पास में? प्रभावपूर्ण इच्छा। क्या बन जाएगी मेरे पास में? प्रभावपूर्ण इच्छा। चलिए साहब, इतनी बात हमने मांग के नियम के संदर्भ में की थी, इतनी बात हमने मांग के नियम के बारे में की थी। फिर हमने इसकी परिभाषा देखी थी। तो प्रोफेसर मार्शल ने एक परिभाषा दी थी कि जब वस्तु का जो मूल्य है वो क्या होता है? घट जाता है, तो उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। उसको अपने रिप्रेजेंट कैसे किया था कि प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। या फिर अगर हम और अदर शब्दों के अंदर में बोले तो प्राइस ऑफ एक्स अगर डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या बताया कि जब वस्तु का जो मूल्य है वो घट जाता है तो उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब मूल्य बढ़ जाता है तो मांग क्या होती है? कम हो जाती है। यही मांग का क्या है? नियम है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज और कही थी। क्या कही थी? अन्य बातों के समान रहने पर। ये अन्य बातें क्या थी? हमने पहले भी इस पे बात की थी। dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में? फंक्शनल रिलेशन किस किस के साथ में? px, pr, y, t और e। इसका हमने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया था। px क्या था, pr क्या था, y क्या था, t क्या था और e क्या था। तो प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तब अन्य बातें समान रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। मैंने उसका उदाहरण आपको क्या दिया था? मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया था दूध, है ना, कि जब बहुत ज्यादा दूध मार्केट में आ जाएगा तब क्या होगा? अगर मुझे उसको सेल करना है, अगर मुझे उसको बेचना है तो मुझे उसकी जो प्राइस है उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना ही पड़ेगा। और यही बात प्रोफेसर सैमुअलसन ने हमको कही थी कि जब भी अगर हमारे पास में कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाए मार्केट के अंदर में तब उसको हम तभी बेच सकते हैं जब उसकी कीमत क्या कर पाए? कम कर पाए, अन्यथा हम उसको नहीं बेच पाएंगे। तो इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट है कि जो मांग का नियम है वो वस्तु की मात्रा और वस्तु के मूल्य के बीच में किस संबंध को बताता है? विपरीत संबंध को बताता है, ऋणात्मक संबंध को बताता है। विपरीत का मतलब क्या हुआ? जब एक क्या होगा? इंक्रीज होगा, तब दूसरा क्या होगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले अपन। अब तक तो ये बात हमको याद हो जानी चाहिए। अगर हम और इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में कह दें तो एक वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग क्या होती है? घट जाती है। यही मांग का नियम है। तो ये जो मांग का नियम हमने पढ़ा था, इस मांग के नियम के अंदर में अब हमको आगे क्या देखना है उसको देखते हैं जरा कि इसकी मान्यताएं क्या क्या है, एजम्पशंस हमारे पास में क्या क्या है। देखिए, मांग के नियम की मान्यताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। मान्यताएं इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास में? देखिए, इस बात को हम समझाते हैं। मान्यताओं का मतलब क्या होता है मैं आपको वहां से समझाना शुरू करता हूं, है ना।
तो चलिए देखो जरा कि ये मान्यताएं क्या होती है ना। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ताकि और अच्छे से हम विजुअली उसको देख पाए। चलिए साहब, तो ये मान्यताएं क्या है हमारे पास में, इसको समझ लेते हैं हम। मान्यताओं का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वातावरण, क्या होता है, एक ऐसा वातावरण जिसको देखते हुए या जिसको वातावरण को बनाते हुए ही हम उस नियम की वहां पर व्याख्या कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल के अंदर में समझते हैं। हमने कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदा है ना, चिप्स का पैकेट बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर में क्या लिखा हुआ होता है, नेट वेट लेट से 10 ग्राम, उसके आगे एक चीज लिखी होती है व्हेन पैक्ड। क्या लिखा हुआ होता है, नेट वेट 10 ग्राम। कब ये वेट लिया था उन्होंने, व्हेन पैक्ड, जब इसको पैक किया गया। अब अगर वेट कम ज्यादा भी होता है तो उनकी गारंटी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने पैक किया था तब तो ये कितना था, 10 ग्राम ही था। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हमारे वहां का वातावरण है, उस वातावरण के अंदर में ये कितने ग्राम का है, 10 ग्राम्स का है। एक एग्जांपल और देखिए इसके अंदर में, हम सुनार की दुकान पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम सुनार की दुकान पर जाते हैं। जब वो गहने तोलने के लिए क्या करता है, उसका जो तराजू है वो एक कांच की पेटी में लगाया हुआ रहता है। किस में लगाया हुआ रहता है, कांच की पेटी के अंदर में लगाया हुआ रहता है। और ये जो तराजू कांच की पेटी के अंदर में रहता है हमारे पास में, ये कांच की पेटी में जो तराजू है, ये देखिए सुनार की दुकान के ऊपर में हम जाते हैं और यहाँ पे ये कांच की पेटी के अंदर में उसने वो तराजू लगा के रखा हुआ होता है। तो वो तराजू क्या करता है, बाहर की हवा और उससे वेट के ऊपर में जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को वो खत्म करता है। तो वैसे ही जब हम मांग के नियम की बात करते हैं, तब मांग के नियम की बात करने के लिए हमें वहां पर मांग के नियम की क्या लेनी पड़ेगी, मान्यताएं लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, मान्यताएं लेनी पड़ेगी। चलिए, तो अब इस मान्यताओं को हम समझते हैं, इन मान्यताओं को हम देख लेते हैं। तो इन मान्यताओं के अंदर में सबसे पहली मान्यता जो है वो क्या है कि उपभोक्ता की जो आय है, उस आय के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में, जिसे हमने किससे डिनोट किया हुआ है, वाई से डिनोट किया हुआ है। तो उपभोक्ता की जो आय है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो आय जो है वो कैसी रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी जो पसंद है, माने टेस्ट और रुचि जो है, टेस्ट एंड फैशन जो है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो पसंद है वो कैसी रहनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। ये ऐसा क्यों है, इसको समझना पड़ेगा। तो ये वो वातावरण हम बनाते हैं जिसके अंदर में हम एक सारी चीजों को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, ताकि हम क्या कर पाए, हम प्राइस ऑफ एक्स की स्टडी कर पाए। हम किसकी बात कर पाए, पी एक्स की बात कर पाए, प्राइस ऑफ एक्स के वहां पर हम बात कर पाए। तो अन्य संबंधित वस्तुओं जैसे क्या हो गया, पूरक और स्थानापन्न जो वस्तुएं हैं, इनके मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, पी आर से डिनोट किया था। तो हमारे पास में एक तो आ गया वाई टी और एक आ गया पी आर। साथ ही साथ में क्या पॉइंट कह रहे हैं कि किसी नई स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको उस स्थानापन्न वस्तु के बारे में पता चलेगा ना, तो उसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे उसका माइंडसेट चेंज होगा, हो सकता है वो मांग कम या ज्यादा के ऊपर में आ जाए। इसको एक एग्जांपल से समझना, कैसे ये बात आपको समझ में आती है। आप एक दुकान के ऊपर में गए, आपको वहां पे एक शर्ट पसंद आया और उस शर्ट की जो कीमत है वो कितनी थी, लेट से कि वो शर्ट की कीमत थी 500 रुपए। जैसे ही आप वो शर्ट खरीदना चाह रहे थे, एकाएक उसी दुकान पर आपके किसी दोस्त का आना हुआ और उसने आपको आकर बोला कि भाई ये जो शर्ट तू यहाँ 500 का खरीद रहा है, मेरे पहचान की दुकान में यही जो शर्ट है वो 400 रुपए का मिल रहा है। अब जैसे उपभोक्ता को पता चला कि ये जो ऐसा ही शर्ट है वो 400 रुपए में मिल रहा है, अब वो उस शर्ट की मांग करेगा या नहीं करेगा ये आवश्यक नहीं है। अब वहां पे क्या होगा, उसकी माइंडसेट चेंज हो गई, उसके माइंड के अंदर में चीजें चेंज हो गई वहां पर।
तो उसको किसी भी स्थानापन्न वस्तु का जो पता नहीं चलना चाहिए जब वो उस वस्तु के लिए अपनी मांग को प्रदर्शित कर रहा है। अगला पॉइंट क्या है कि वस्तु जो है वो प्रतिष्ठा वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं होती है उसके लिए उपभोक्ता कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का मतलब क्या हो गया, जो हमारे लिए प्रेस्टीज की चीजें हो जाए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनकी प्राइस बढ़ती है तो भी कई बार इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो वहां पे मांग का नियम हमारे पास में लागू नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वस्तु कैसी है, प्रतिष्ठा वाली है। और जैसे ही प्रतिष्ठा वाली वस्तु की हम बात करते हैं और जैसे ही उस वस्तु की प्रतिष्ठा की वहां पर बात आ जाती है, उसके लिए प्राइस का मैटर होना थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ में मैंने क्या कहा था, भविष्य में वस्तु के मूल्य में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, ई से रिप्रेजेंट किया था। तो भविष्य में वस्तु के मूल्य में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इतना ही हुआ कि जो भविष्य के अंदर में उसकी जो प्राइस है वो चेंज होने का आसार नहीं होना चाहिए। अगर उसकी प्राइस के चेंज होने का आसार उपभोक्ताओं को रहेगा तो उस केस के अंदर में उपभोक्ता आज अपनी मांग को कम या ज्यादा कर सकते हैं सेम प्राइस के ऊपर भी। जैसे अगर मुझे पता चलता है कि 10 दिन बाद में मोबाइल की प्राइस जो है वो कम होने वाली है, तो मैं आज उस मोबाइल को खरीदूंगा क्या, नहीं खरीदूंगा। और अगर मुझे पता चलता है कि 10 दिन बाद में मोबाइल की जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाली है, तो मैं आज ही जाके उस मोबाइल को खरीद के आ जाऊंगा। तो एकाएक मोबाइल की प्राइस क्या होगी, मोबाइल की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी उसी प्राइस के ऊपर में। और साथ ही साथ में ये चीजें जब तक कांस्टेंट नहीं होगी तब तक मैं किसकी बात नहीं कर पाऊंगा, px की बात नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम डिटेल के अंदर में और अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए जो एजम्पशंस है, जो बात है, वो तो इतनी ही है कि इन चीजों के अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं रहना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में क्या है, देश की जनसंख्या का जो आकार है वो कैसा रहना चाहिए, पूर्ववत रहना चाहिए। आकार पूर्ववत रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसके माने क्या। आकार पूर्ववत रहने का मतलब क्या हो गया कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं होने चाहिए, माने कि कोई महामारी नहीं आनी चाहिए, है ना, कोई ऐसा फ्लड या बाढ़ नहीं आनी चाहिए, ऐसी जब नेचुरल क्लाइमेटीज नहीं आनी चाहिए। और जो आकार है वो पूर्ववत रहना चाहिए, एकदम से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में क्या है, राष्ट्रीय आय के वितरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, माने जो जिस तरीके से अभी हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री के अंदर में चल रहा है, क्या चल रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से चल रहा है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंज होगा इसी को हम आय प्रभाव के अंदर में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, आय प्रभाव के अंदर में पढ़ेंगे। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो इतना ही हम समझ लें, अभी तो इतना ही हम याद रख लें कि राष्ट्रीय आय के वितरण में हमारे पास में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जब तक ये सारी बातें हमारे पास में नहीं आएगी तब तक मांग का जो नियम है, तब तक लॉ ऑफ जो डिमांड है वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एजम्पशंस है हमारे पास में किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। तो आगे अगर हम बात करें तो अब हमने बात की थी अभी क्या, मांग के निर्धारक तत्व, और वो निर्धारक तत्वों की अगर हम बात करें, इसमें हमने अभी तक एक तत्व की बात की है जिसको हमने क्या कहा है, Px, दैट इज प्राइस ऑफ x। तो ये जो Px है मेरे पास में प्राइस ऑफ x है, इस प्राइस ऑफ x को मैं स्टडी करना चाहता हूं तो उसके साथ साथ में मुझे किन किन को स्टडी करना पड़ेगा, PR को भी करना पड़ेगा, इनकम को भी करना पड़ेगा, टेस्ट को भी करना पड़ेगा, और अन्य तत्व जिसके अंदर में क्या हो गया, एक तो भविष्य का पूर्वानुमान हो गया, इसको इधर लिख लेते हैं। ई के अंदर में क्या हो गया हमारे पास में, एक तो पूर्वानुमान हो गया, और क्या क्या हुआ मेरे पास में, और मेरे पास में आ गया यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात कर ली मैंने, है ना, राष्ट्रीय आय के साथ साथ में किसकी बात हो गई, जनसंख्या की बात हो गई।
तो ये जो अन्य तत्व है इनके अंदर में ये तत्वों की भी हम बात करेंगे, और अगर आप देखेंगे तो यही मान्यताएं भी है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो जो हमारी मान्यताएं हैं वही हमारे क्या है, मांग के निर्धारक तत्व है, वही मांग को वहां पर बता रहे हैं, वही मांग की वहां पे डेफिनेशन को, वहां पे मांग के नियम को हमारे पास में लाकर रख रहे हैं, वही मांग के नियम के घटक बन रहे हैं, है ना। तो यही हमारे पास में मांग के नियम के क्या है, घटक है। तो एक ई हमने यहां पर और लिख दिया। तो वापस से आप एक बार याद कर लीजिए, हमने जो वो फलन बनाया था dx बराबर क्या हो गया था हमारे पास में, फंक्शनल रिलेशनशिप थी f पी एक्स पी आर वाई टी और ई। ये हमारे पास में क्या हो गए, मांग के निर्धारक तत्व हो गए। चलिए अब आगे के पॉइंट पर चलते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि मांग के नियम में वस्तु की जो स्वयं की कीमत है, उस कीमत पर कैसे प्रभाव पड़ता है, उस कीमत पर कैसे मांग का प्रभाव हमारे पास में आता है। तो वस्तु की कीमत जो है वो मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग भी क्या होती है, बदल जाती है। ये हमने अभी तक देखा ही है कि अगर प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसी के साथ साथ में इसका उलट भी होता है। क्या उलट होता है हमारे पास में कि जब प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो वस्तु की कीमत है और उसकी मांग है, इनमें कैसा और संबंध होता है, प्रतिकूल संबंध होता है। तो अब यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली, पीएक्स की तो भाई बात कर ली हमने। अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात करने के लिए हमको चलना पड़ेगा अगली स्लाइड पे। तो चलिए भाई फटाफट से अगली स्लाइड पे पहुंचते डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत कंफ्यूजन भी करता है सबको, और अगर एक बार समझ में आ जाए तो इससे अच्छा कोई पॉइंट नहीं होता है। पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। ये संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन क्या है ना। तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को अगर हमने समझ लिया, तब हमको मांग के नियम के अंदर में 50% बात तो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि यही एक पॉइंट है जो कंफ्यूजन करता है, और क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है तो ये क्या पॉइंट बन गया भाई, लगा लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट। तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन क्या बन जाता है, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्यों बनता है इसको अपन समझते हैं। तो ये देखो पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुओं का मतलब क्या हो गया, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाए। क्या किया जाए, जिनका उपयोग एक साथ किया जाए, दोनों को एक साथ में हम यूज कर पाए, वो हमारे पास में हो जाती है पूरक वस्तुएं। जैसे मक्खन और ब्रेड, डबल रोटी जिसको हम कहते हैं, या कार और पेट्रोल, ये हमारे पास में कैसी वस्तुएं हो गई, पूरक वस्तुएं हो गई। उसी के साथ साथ में क्या आती है हमारे पास में, स्थानापन्न वस्तुएं भी आती है। जैसे चाय और कॉफी, मतलब कि जिसका हम एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे और एक पेंसिल एग्जांपल मेरे पास में आ जाएगा, पेन और पेंसिल, है ना। तो ये कैसी वस्तुएं हो गई, स्थानापन्न वस्तुएं हो गई, जो जिनका मतलब एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। तो आप घर पे भी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ में कि मम्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है अभी चाय नहीं बन रही है, तू एक काम कर, तू है ना अभी कॉफी पी ले। चाय की जगह पे हम क्या पी लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं। या कभी ऐसा होता है कि कॉफी की जगह पे हम चाय पी लेते हैं। अगर पेन नहीं मिल रहा है तो पेंसिल से भी लिख लेते हैं, पेंसिल नहीं मिल रही है तो वहां पेन से भी काम चल जाता है। तो ये वस्तुएं कैसी हो गई, स्थानापन्न हो गई, माने इनका वन प्लेस ऑफ अनदर, एक की जगह पे दूसरी वस्तु का हम वहां पर यूज कर सकते हैं। तो संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी वस्तु की मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। तो इसके अंदर में जैसे अगर हम बात करें कि डबल रोटी अगर महंगी हो गई तो मक्खन की मांग भी क्या होगी, घट जाएगी, और चाय महंगी होने पर कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए जरा, ये ऐसे ही चाय कॉफी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं पूरक वस्तुओं का एग्जांपल, है ना। ये पूरक वस्तुएं किसका पार्ट है भाई, वापस से याद करो, संबंधित वस्तुओं का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये संबंधित वस्तु का पार्ट है। तो संबंधित वस्तु में पहले क्या लिया हमने, पूरक वस्तुएं। अब यहाँ पे अपन पूरक वस्तु में क्या ले लेते हैं भाई, एक तो मक्खन ले लेते हैं,
या क्या ले, कोई दूसरा एग्जांपल ले। चलो अपन कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ब्रेड मक्खन नहीं लेंगे, कार पेट्रोल नहीं लेंगे, तो क्या एग्जांपल ले, अपन यहाँ पे लेते हैं रबर और पेंसिल। ठीक है। अब क्या होगा, अगर पेंसिल ज्यादा महंगी होगी तो ऑफकोर्स सी बात है लोगों को रबड़ भी क्या चाहिएगा, कम चाहिएगा, क्योंकि पेंसिल का यूज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अंदर में अगर इसको समझना है तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए इसको एक ऐसे टेबल से अपन समझते हैं। ये है प्राइस ऑफ पेट्रोल। प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है अगर वो बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ रबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो आपने एक की हमने प्राइस ली है, दूसरे की हमने क्या ली है, क्वांटिटी ली है। सिर्फ दोनों की प्राइस क्वांटिटी नहीं ली है, यहाँ पे मैंने पेट्रोल के क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं की है। ये याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, पेट्रोल के क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं की है, और यहाँ पे रबड़ के प्राइस की बात नहीं करी है। हमने बात किसकी करी है, हमने बात करी है पेट्रोल के प्राइस की, तो रबड़ के क्वांटिटी डिमांड की। और उसी के अनुसार वापस से क्या हो जाएगा, अगर पेट्रोल माफ कीजिएगा मैंने पेट्रोल का नाम ले लिया, यहाँ पे पेंसिल लेना चाहिए था मुझे जी। तो अगर ये पेंसिल की मैं बात करूं, है ना, तो ये P फॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंसिल की अगर बात आ गई मेरे पास में, तो पेंसिल के साथ में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रबड़ जो है, अगर ये पेंसिल की जो प्राइस है वो कम हो गई, तब रबड़ की डिमांड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ये मेरे पास में क्या आ गया, प्राइस ऑफ पेंसिल अगर कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रबड़ जो है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये मेरे पास में कैसी वस्तुएं आ गई, पूरक वस्तुएं आ गई, जिनको मैंने क्या कहा कि जिनका उपयोग साथ साथ में हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे हम बात करें किसकी, हम बात करें संबंध स्थानापन्न वस्तुएं की। स्थानापन्न का मतलब क्या होता है, जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सके। क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके, है ना, जिनका हम क्या कर सके कि एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सके। जैसे हमने इसके अंदर में एग्जांपल लिया था, सबसे अच्छा एग्जांपल तो इसका यही बनता है, चाय और कॉफी। अब देखिए जरा क्या होगा, अगर चाय की जो प्राइस है ना, P@T यानी प्राइस ऑफ टी, क्या बोला हमने इसको, प्राइस ऑफ टी। तो जो चाय की जो प्राइस है, अगर वो चाय की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी जो है वो भी बढ़ जाएगी। ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी हमने लिया यहां पे। कैसे, इसको समझते, देखो चाय थी पहले 10 रुपए की, है ना, और कॉफी भी थी कितने की, 10 रुपए की। ये हो गया हमारे पास में, इसको हम यहां से रुपीज हटा के ये लिख देते हैं टी, और ये लिख देते हैं कॉफी। ठीक है, चाय भी थी 10 की, कॉफी भी थी 10 की। अब चाय तो हो गई 12 रुपए की, कॉफी अभी भी क्या है, 10 रुपए की। तो वो लोग जो चाय पी रहे हैं, अब उनको कॉफी क्या लगेगी, अपेक्षाकृत सस्ती लगेगी। क्या लगेगी, अपेक्षाकृत सस्ती लगेगी। तब उनको लगेगा कि यार अब तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉफी 10 रुपए में मिल रही तो क्यों ना कॉफी पी ले। तो बहुत सारे चाय वाले व्यक्ति जो पहले चाय पी रहे थे, अब वो क्या पी लेंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे। जबकि कॉफी की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही प्राइस ऑफ हम टी के अंदर में कमी करेंगे, तब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब उल्टा हो जाएगा, अब चाय क्या होगी, सस्ती लगने लग जाएगी। तो आप देखेंगे स्थानापन्न वस्तुओं के अंदर में जो मांग का नियम है वो अलग तरीके से लागू होता है, वो उस तरीके से लागू नहीं होता है। वो संबंध हमको ऋणात्मक नहीं मिलके कैसा मिलता है, धनात्मक संबंध मिलता है। क्या मिलता है, धनात्मक संबंध। तो
स्थानापन्न वस्तुओं के अंदर में जब हम मांग के नियम की बात करेंगे तब वहां पर रिलेशनशिप कैसी मिलेगी, धनात्मक मिलेगी, ऋणात्मक नहीं मिलेगी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर रिलेशनशिप कैसी मिलेगी, मुझे धनात्मक रिलेशनशिप मेरे सामने आएगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। अभी तक हमने जितनी भी बात की उनमें सब में क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही थी, या प्राइस कम हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी। लेकिन स्थानापन्न वस्तुएं जो है, ये स्थानापन्न वस्तुएं जो हमारे पास में है, इनके केस में ऐसा होता है कि अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड जो है वो क्या होगी, स्वतः बढ़ जाएगी, या फिर एक की प्राइस जो है अगर वो कम होगी तो दूसरे की डिमांड भी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही स्थानापन्न वस्तुओं की बात है, यही स्थानापन्न वस्तुओं का हमारे पास में नियम है। तो अगली बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी तक हमने दो चीजों की बात की थी, एक तो हमने किसकी बात की थी, Px की बात की, एक हमने किसकी बात की, PR की बात की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की हमने बात कर ली। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, Y यानी कि इनकम की। तो उपभोक्ता की जो आय है वो भी मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे करती है, आय बढ़ने पर जो अच्छी वस्तुएं होती है, जो महंगी वस्तुएं होती है, उनकी जो मांग है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, और आय घटने पर उनकी मांग जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है ना। और इसका अपवाद क्या है, गिफिन वस्तुएं इसका अपवाद है। गिफिन वस्तुएं क्या है, इसको अपन आगे अपवाद जब करेंगे तब समझ लेंगे। अभी इतना सा समझ लेते हैं गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में। गिफिन वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं, लो क्वालिटी गुड्स। क्या कहते हैं अपन, सॉरी ये क्वांटिटी लिख दिया मैंने, लो क्वालिटी गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं या कम क्वालिटी की जो वस्तुएं हैं, कम अपने पास में मात्रा की जो वस्तुएं हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, गिफिन गुड्स बोल दिया। इसको हम तब करेंगे जब हम अपवाद करेंगे, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। तो उपभोक्ता की जो आय है वो भी मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन मोबाइल फोन के थ्रू। मोबाइल एग्जाम्पल ऐसा है जो हर जगह सेट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, या फिर इसको और किस एग्जाम्पल से समझते हैं, शादी वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए दोनों एग्जाम्पल से समझाता हूं। मोबाइल के एग्जाम्पल में देखो जरा, अगर मेरे पास में इनकम मेरी महीने की चल रही है अभी 30,000 रुपए, और मेरे को अगर एक फोन लेना है तो मैंने एक नया फोन लिया जो कितने का था, 10,000 रुपए का फोन मेरे पास में था। अब मेरी इनकम जो है वो अचानक से बढ़कर कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। तो अब मैं चाहूंगा कि मैं फोन भी कौन सा लूं, लेट से 30,000 रुपए वाला फोन मैं मेरे पास में लेकर के आऊं। तो ये जो एग्जांपल मेरे सामने आया, ये क्या हुआ, ये क्यों चेंज हुआ मेरा परसेप्शन, क्योंकि मेरी मांग जो है वो क्या हो गई, बदल गई। क्यों बदली, क्योंकि मेरी इनकम बदल गई। जो पहले पैसा जितना मेरे पास में था, अब उससे कहीं ज्यादा पैसा मेरे पास में है, अब मैं उससे कहीं ज्यादा महंगी वस्तु की मांग करना चाहूंगा। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम कम होगी, मेरा वापस से क्या होगा, जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाके वापस से लोअर लेवल के ऊपर में मैं पहुंच जाऊंगा। ये इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आई। आय में परिवर्तन कैसे हमारी मांग को प्रभावित करता है वो बात समझ में आई। चले आगे, चलिए। अच्छा, एक शादी का एग्जांपल भी हम यहाँ पर ले रहे थे। तो शादी के केस में क्या होता है बताइए मुझे, अगर मेरे पास में बजट ज्यादा है तो मैं अच्छा 5 स्टार होटल बुक करूंगा शादी के लिए, और वहीं अगर मेरे पास में बजट कम है तो मैं आसपास में कोई मैरिज हॉल लूंगा, कोई नोहरा लूंगा जिसमें मैं शादी वहां पर कर पाऊं, मैं कोई छोटा गार्डन ले लूंगा, और अगर पैसे ज्यादा है तो मैं बड़ा अच्छा होटल लूंगा। तो ये मांग जो मेरी बदल रही है वो सिर्फ क्यों हो रही है, क्योंकि आय में मेरे पास में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन हो रहा है। जी हां, आय में परिवर्तन होने की वजह से ही ऐसा मेरे पास में हो रहा है। तो जब ये आय में परिवर्तन की मैं बात करूंगा, अब देखो उस वक्त मुझे इसको भी स्थिर मानना है, इसको भी स्थिर मानना है, इन दोनों को भी स्थिर मानना है, तभी मैं आय में परिवर्तन की बात वहां पर कर पाऊंगा, अन्यथा मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिस पॉइंट के बारे में भी बात कर रहा हूं, अन्य बातों को हमको क्या मानना है, स्थिर मान लेना है। तो यहां देखो, अगर मैं ऐसा कहूं कि y इंक्रीज हो रहा है,
तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा किसके अंदर में है, महंगी वस्तुएं जो है उनके केस में है। किसके केस में है, महंगी वस्तुओं के केस में ऐसा हो रहा है हमारे पास में, है ना। दूसरा हमारे पास में क्या, सामान्य जो वस्तुएं हैं उन पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो जैसे पहले चल रही थी वो अभी भी चलेगी, है ना। कि भाई पहले भी अब मान रहे थे कि भाई भोजन जो था हमारे घर में आ रहा था वो 100 रुपए का भोजन आ रहा था, तो अभी भी लगभग 100 का आएगा, 120 का मान ले, बहुत ज्यादा फर्क हमारे पास में नहीं आने वाला है ना। तो जो मांग है वो तो अभी भी क्या रहेगी, जितनी थी उतनी ही हमारे पास में रहेगी। तो आय घटने पर क्या होगी, मांग कम हो जाएगी, और आय बढ़ने पर मांग जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको कैसा रिलेशनशिप मिल रहा है, थोड़ा सा धनात्मक रिलेशनशिप मिल रहा है। किस केस में, महंगी वस्तुओं के केस में। गिफिन वस्तुओं के केस में इसका उलट हो जाएगा। वो कब होगा, गिफिन वस्तुएं समझेंगे तब उसको देखेंगे पॉइंट को। चलिए साहब अगली बात पर चलते हैं, उपभोक्ताओं की रुचि। अब देखो अगर उपभोक्ता की रुचि, फैशन और इनके अंदर में अगर चेंज हो गया है ना, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, अचानक से कम हो जाएगी, और अगर वो फैशन में रहेगा तो मांग अचानक से बढ़ जाएगी। तो इसमें भी क्या हुआ कि अगर वो कोई चीज फैशन के अंदर में आती है तो वो उसकी मांग को अचानक से बढ़ा देती है, और अगर पहले उसकी फैशन से बाहर हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कि मोबाइल फोन की जो मांग थी वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पहले इसकी मांग क्या थी, बहुत कम थी। क्या थी, बहुत कम थी। अभी अभी अगर हम देखें, अगर हमको पार्टी वार्टी करनी होती है तो पहले तो हम सामान्य भोजन की बात करते थे, अब आजकल हम क्या कहते हैं कि नहीं हमको तो पिज्जा चाहिए, नूडल्स चाहिए, बर्गर चाहिए, ये सब चीजें हमको चाहिए। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उपभोक्ता की जो रुचि और फैशन है उसके अंदर में चेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी वाली जो बात थी वो भी अब हमारे पास में यहाँ पर आ गई है। चलिए जो अगला पॉइंट है फटाफट से उसको देख लेते हैं। अन्य तत्व के अंदर में मैंने क्या कहा था कि जैसे जनसंख्या में परिवर्तन हो गया व्यापार चक्रों के कारण। व्यापार चक्र का मतलब अभी आगे एक पॉइंट आएगा उसमें समझेंगे, पर अभी समझा देता हूँ कि व्यापार में एक चक्र चलता है। चक्र के अंदर में क्या होता है, कभी तो आती है तेजी, कभी आती है मंदी। तो ये जो तेजी मंदी का दौर है इसकी वजह से भी लोगों के मांग के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। ये तेजी मंदी से भी मांग के ऊपर में चेंजेस हमारे पास में आते हैं। और क्या क्या बात है, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। देखो अगर पता है कि भविष्य में किसी चीज की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है ना, इसको ऐसा नहीं करते, इसको ऐसा करते हैं E@P(x) कि भविष्य में x कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेज भी आज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर पता चलता है कि E@P(x) जो है वो कम होने वाली है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी आज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि भाई जब प्राइस कम होगी तब जाके उस वस्तु को खरीद लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, अन्य तत्व आ गए जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ भी देखो तो कैसा संबंध दिखता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संबंध हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। धनात्मक का मतलब क्या हुआ, अगर एक के बढ़ने की आशंका है तो दूसरे के भी बढ़ने की आशंका। ये आशंका जो है यही धनात्मकता है, यही प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, धनात्मकता और ऋणात्मकता, मतलब एक दिशा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यापार चक्रों के कारण भविष्य में जो कीमत परिवर्तन की संभावना है, जलवायु में परिवर्तन है, समाज में धन वितरण के स्वरूप में परिवर्तन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी मांग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो यहां तक डियर स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई हमारे पास में। तो अब हम फटाफट से एक छोटी सी का जो बात, एक पॉइंट बचा है हमारे पास में कि मांग के नियम के लागू होने के कारण क्या क्या है, कि जो हमारे मांग का नियम जो अप्लाई होता है वो लागू होने के कारण क्या क्या है। पहला कारण तो है मेरे पास में उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। आप सभी लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को पढ़ चुके होंगे। चूंकि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, कैसे लागू होता है इनको अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरे पास में प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और नए क्रेताओं का प्रवेश तथा पुराने क्रेताओं का बहिर्गमन। चलिए फटाफट से एक एक पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। उपयोगिता ह्रास नियम हमको क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी एक वस्तु का जो उपयोग हम करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती जाती है, घटने लगती है।
तो कोई भी जो उपभोक्ता है वो क्या करेगा, किसी भी वस्तु की उसके लिए उपयोगिता से ज्यादा कीमत नहीं देगा। अगर और प्रिसाइसली इस बात को बोलूं तो सीमांत उपयोगिता से ज्यादा की कीमत वो वहां पर नहीं दे सकता है। अतः वस्तु की अतिरिक्त जो मात्रा है वो मूल्य कम होने पर ही खरीदी जाती है, क्योंकि कीमत कम होने पर उपभोक्ता जो क्या करता है, अगली इकाई को खरीदना लाभप्रद मान लेता है। तो इस कारण क्या होता है, जब कम कीमत होती है तब अधिक मांग हो जाती है, और ऊंची जब कीमत होती है तब मांग क्या होती है, कम होती है। इसी विशेषता की वजह से ये दाएं की ओर नीचे से झुकता हुआ मांग वक्र हमको मिलता है। क्या मिलता है, दाएं की ओर नीचे से झुकता हुआ मांग वक्र हमको मिल जाता है। चलिए अगली बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की। प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या हो रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो अन्य वस्तुओं की तुलना में जिनके मूल्य में कमी नहीं हुई है वो वस्तु क्या होती है, सस्ती हो जाती है। ये भी हमने देखा था, किसके कौन से एग्जाम्पल में देखा था, ये हमने स्थानापन्न के एग्जाम्पल में देखा था। किसमें देखा था, स्थानापन्न। किसमें देखा था, स्थानापन्न के एग्जाम्पल में ये हमने देखा था कि स्थानापन्न में चाय कॉफी की जब हमने बात की थी कि चाय महंगी हो जाए तो कॉफी के मूल्य में बदलाव नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे, कॉफी के चाय की जगह पे कॉफी लेने लग जाएंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा, भाई कॉफी क्या है हमारे पास में, सस्ती है, कॉफी कंपैरेटिवली हमारे पास में ठीक है। आय प्रभाव की हमने अभी भी बात की थी, है ना, कि अगर हमारे पास में वास्तविक आय जो है वो बढ़ जाती है तो वो मांग को बढ़ा देगा, और अगर आय कम हो जाती है तो मांग की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि 1 किलो चीनी की कीमत में 40 से घटकर 30 हो जाए, और अगर उपभोक्ता 1 किलो ही चीनी पहले भी खरीदता था और अभी भी 1 किलो खरीद रहा है, पर अब उसके पास में कितने रुपए बच रहे हैं, 10 रुपए बच रहे हैं, तो उसकी वास्तविक आय कितनी बढ़ जाएगी, 10 रुपए से बढ़ जाएगी। अब और वो इस बढ़ी हुई आय अर्थात 10 में से अगर 7.5 रुपए चीनी पर और खर्च करे, है ना, तो अब वो क्या कर सकता है कि माना कि उसने क्या किया, 250 ग्राम चीनी उसने और खरीद ली, है ना, तो उसने क्या किया, 2 पाव चीनी थी वो उसने और एक्वायर कर ली अपने पास में, कि भाई अब मैंने जो पहले क्वांटिटी मुझे मिलती थी अब उससे क्या हो गई, मुझे हाई क्वांटिटी मिलने लग गई। अतः आय प्रभाव के कारण किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की जो मांग है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब अगला क्या है, नए क्रेताओं का प्रवेश और पुराने क्रेताओं का बहिर्गमन। तो जब किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है, कमी हो जाती है, तो कुछ नए वस्तु भी क्रेता भी उस वस्तु को खरीदने लगते हैं जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे। भाई मैंने कहा ना, पहले लेट से कि उस मोबाइल की कीमत थी मेरे पास में 15,000 रुपए, अब मेरे पास में तो है रुपए 12,000, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी कीमत कम हो गई, कितनी हो गई, 12,000, अब मैं खरीद सकता हूं। तो मैं क्या हो गया, नया क्रेता हो गया। पहले मैं नहीं था, लेकिन अब मैं नया क्रेता बन गया हूं। और इसी के एवज में विपरीत में अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, प्राइस अगर बढ़ जाती है, तो कुछ जो क्रेता है वो उस वस्तु को खरीदना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और बाजार से बाहर हो जाते हैं। इससे उस वस्तु की मांग क्या होती है, कम हो जाती है। तो अगर नए क्रेताओं का प्रवेश होता है तो डिमांड ऑफ एक्स क्या होती है, बढ़ जाती है, और अगर बहिर्गमन होता है तो डिमांड ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही मांग के नियम के लागू होने के कारण हमारे पास में आए। चलिए तो बस इतनी ही बात आज हमने की। यही मांग का नियम हमारे पास में था और उसके लागू होने का कारण हमारे पास में था। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे मांग के नियम पे लागू होने वाले अपवाद के बारे में, और इसके साथ साथ में 1-2 पॉइंट्स हम वहां पर और ले लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उनको हम तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। आप थे मेरे यानी कि अंकित राठी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।